कभी सोचा है क्यों हमारी पसंदें बदल जाती है? क्यों वही चीज जो कल सही लग रही थी आज गलत महसूस होती है? क्यों एक ही घटना दो लोगों को दो अलग दुनिया जैसी लगती है? क्यों कभी हम वर्तमान में जीते हैं और कभी सिर्फ यादों में? डैनियल कहनेमान की थिंकिंग फास्ट एंड स्लो का ये अंतिम हिस्सा हमारी सोच की आत्मा को उजागर करता है। ये दिखाता है कि हमारा माइंड सिर्फ ऑब्जर्वर नहीं बल्कि एक स्टोरी टेलर है जो हर ट्रूथ को अपने फ्रेम में ढाल देता है। इस हिस्से में हम उतरेंगे मानव मन के आखिरी प्रतिबिंब में, रिवर्सल्स, जब हमारी पसंदें बिना वजह उलट जाती है। फ्रेम्स एंड रियलिटी, जब सच्चाई भी परसेप्शन की गुलाम बन जाती है। टू सेल्व्स, जब हमारे भीतर दो मैं रहते हैं, एक जो जीता है, एक जो याद रखता है। लाइफ एज अ स्टोरी, जब जिंदगी एक अनुभव नहीं बल्कि एक कहानी बन जाती है। थिंकिंग अबाउट लाइफ, जब हम समझ को समझ लेते हैं और भ्रम को योजना मान लेते हैं। लेसन्स, जब अंत में समझ आता है कि सोच ही सब कुछ है। ये हिस्सा सिर्फ ज्ञान नहीं देता, ये आपको अपने माइंड के भीतर झांकने पर मजबूर करेगा, जहां आप देखेंगे कि आपकी हर चॉइस, हर मेमोरी, हर जजमेंट सिर्फ एक लेंस का परिणाम है और सच्चाई वही है। जहां आप अपने फ्रेम से परे देखना शुरू करते हैं। काम सिनेमैटिक हिंदी ही इंग्लिश नरेशन में ये यात्रा सोच की परतें खोलेगी, जहां पाएंगे कि बुद्धिमत्ता का असली अर्थ सही सोचना नहीं बल्कि सोच को देख पाना है। अगर आप भी अपने माइंड की गहराई को समझना चाहते हैं तो ऑडियो बुक 177 को सब्सक्राइब जरूर करें, जहां हर किताब सिर्फ समझाई नहीं जाती बल्कि महसूस करवाई जाती है। चैप्टर 10 रिवर्सल्स, जब हमारी पसंद बिना वजह उलट जाती है। क्या आपने कभी गौर किया है, कभी आप किसी चीज के लिए हाँ कहते हैं और अगले ही दिन बिल्कुल वही चीज ना लगने लगती है? कभी कोई प्लान आपको परफेक्ट लगता है और बाद में वही अनरियलिस्टिक लगने लगता है? डैनियल कहनेमान कहते हैं, हमारी पसंदें स्थिर नहीं होती, वो कॉन्टेक्स्ट और फ्रेमिंग के साथ बदल जाती है। इसे कहते हैं प्रेफरेंस रिवर्सल्स, द इल्यूजन ऑफ कंसिस्टेंसी। हम सबको ये विश्वास होता है कि हमारी चॉइसेस कंसिस्टेंट है, कि अगर हमें दो ऑप्शंस दिए जाए, अ और बी, और आज हमने अ चुना तो कल भी अही चुनेंगे। पर कहनेमान और ट्वर्स्की ने दिखाया कि हमारी चॉइसेस एनवायरनमेंट और फ्रेमिंग के साथ बार बार पलट जाती है। उनका क्लासिक एक्सपेरिमेंट याद कीजिए। लोगों को दो बेट्स दिखाई गई। बेटा 80% चांस से 4,000 रुपए जीतिए, बेट बी 20% चांस से 16,000 रुपए जीतिए। ज्यादातर लोगों ने आज चुनी क्योंकि प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी। पर जब उनसे पूछा गया कि इन दोनों बेट्स में कौन ज्यादा वैल्यूएबल है तो उन्होंने बी को हायर प्राइस दी। यानी जब बात डिसीजन की थी उन्होंने सेफ ऑप्शन चुना, जब बात वैल्यू की आई उन्होंने रिस्की ऑप्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। डिसीजन और वैल्यूएशन उलट गए, यानी प्रेफरेंस रिवर्सल। वह ब्रेन फ्लिप साइड्स। सिस्टम एक जल्दी डिसाइड करना चाहता है, वो इमोशन और स्टोरी से ड्रिवन है। सिस्टम दो स्लो है, वो लॉजिक और नंबर्स देखता है, पर दोनों कभी एक फ्रेम में ऑपरेट नहीं करते। जब आप चूज कर रहे होते हैं, सिस्टम एक आगे होता है। जब आप इवैल्यूएट कर रहे होते हैं, सिस्टम दो जाग जाता है और दोनों के जवाब अलग होते हैं। इसलिए एक ही चीज हमें एक दिन आकर्षक लगती है और दूसरे दिन थका देने वाली। कहनेमान कहते हैं, हम कंसिस्टेंसी नहीं चाहते, हम कंफर्ट चाहते हैं। हम हर मोमेंट में उस चॉइस को सही मानते हैं जो उस वक्त सही लगती है, पर लगना हर बार बदलता है। मूड, फ्रेमिंग, रेफरेंस, टाइमिंग सब पर निर्भर। रिवर्सल्स इन रियल लाइफ। देखिए, आप किसी प्रोडक्ट को एक्सपेंसिव मानते हैं, फिर सेल में वही वर्थ इट लगने लगता है। आप किसी जॉब को बोरिंग कहते हैं, पर जब कोई और उसे पाता है तो वो सडनली स्टेबल लगने लगती है। रिलेशनशिप डिसीजंस भी ऐसे ही पलटते हैं। कभी आप कहते हैं आई नीड फ्रीडम, और कुछ महीनों बाद वही कहते हैं
काश कोई होता। कहनेमान कहते हैं, प्रेफरेंसेस आर कंस्ट्रक्टेड नॉट रिवील्ड। हम चॉइसेस डिस्कवर नहीं करते, हम उन्हें क्रिएट करते हैं, हर बार नए कॉन्टेक्स्ट में। द हिडन ट्रैप ऑफ फ्रेमिंग। फ्रेमिंग सिर्फ वर्ड्स नहीं बदलती, वो वैल्यूज बदल देती है। अगर कोई चॉइस गेन की लैंग्वेज में दी जाए तो हम कॉन्जर्वेटिव बन जाते हैं। अगर वही चॉइस लॉस की लैंग्वेज में दी जाए तो हम रिस्क टेकर बन जाते हैं। इसलिए पॉलिटिशियंस, मार्केटर्स, नेगोशिएटर्स हमारी प्रेफरेंसेस को सटली फ्लिप कर देते हैं बिना हमें एहसास हुए। हम सोचते हैं मैंने डिसाइड किया, जबकि सच में फ्रेम ने डिसाइड किया। असली सबक। कहनेमान कहते हैं, द आइडिया दैट पीपल नो व्हाट दे वांट इज लार्जली एन इल्यूजन। हमारी चाह कॉन्टेक्स्ट की प्रिजनर है और यही स्वीकारना मैच्योरिटी का पहला कदम है। अगर आप सच में अपने मन से सोचना चाहते हैं तो हर चॉइस के पीछे पॉज लेकर पूछिए, अगर इसे दूसरे शब्दों में बताया जाए तो क्या मैं वही सोचूंगा? अगर ये कल या किसी और परिस्थिति में सामने आए तो क्या मैं यही चुनूंगा? अगर जवाब नहीं है तो आपकी प्रेफरेंस नहीं बदली, बस उसका फ्रेम बदला है। फाइनल रिफ्लेक्शन। कहनेमान का 33वां सबक यही है, हम खुद को स्थिर समझते हैं पर हम हर पल अपने कॉन्टेक्स्ट के रिफ्लेक्शन होते हैं। हमारी पसंदें हमारे वैल्यूज की नहीं, हमारे हालात की तस्वीर होती है। और जो व्यक्ति ये समझ लेता है वो दूसरों की तरह रिएक्ट नहीं करता, वो खुद को ऑब्जर्व करना सीख जाता है। तो अगली बार जब कुछ जरूरी या परफेक्ट लगे, थोड़ा ठहरिए, क्योंकि हो सकता है कल वही बेकार या गलत लगे। शायद वो आपकी सोच नहीं बदल रही, बस आपका फ्रेम बदल रहा है। चैप्टर 34, फ्रेम्स एंड रियलिटी। जब सच्चाई भी फ्रेम की गुलाम बन जाती है। कभी सोचा है क्यों एक ही घटना, एक ही इंसान दो लोगों को दो बिल्कुल अलग नजर से दिखता है? क्यों किसी के लिए कोई हीरो होता है और किसी और के लिए वही विलन? डैनियल कहनेमान कहते हैं, रियलिटी कभी सीधी नहीं होती, वो हमेशा किसी न किसी फ्रेम से होकर आती है। यानी जो हम देखते हैं वो दुनिया नहीं, बल्कि उसका फ्रेम्ड वर्जन होता है, जो भाषा, संदर्भ और हमारे अनुभवों से शेप होता है। द इल्यूजन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। हम सब सोचते हैं कि हम चीजों को जैसा है वैसा देखते हैं, पर सच्चाई ये है, हम चीजों को जैसा हमें लगता है वैसा देखते हैं। हमारा दिमाग हर जानकारी को अपने पुराने अनुभव, भावनाएं और शब्दों के पैटर्न में रख देता है। कहनेमान कहते हैं, What we see is what we think, not what is। ये फ्रेमिंग सिर्फ लैंग्वेज से नहीं आती, बल्कि कल्चर, अपब्रिंगिंग और मूड से भी बनती है। एक ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट एक ही न्यूज पढ़ेंगे, पर एक कहेगा इंप्रूवमेंट हो रही है, दूसरा कहेगा सिर्फ दिखावा है। सच एक है, पर उसकी ध्वनि हर दिमाग में अलग गूंजती है। फ्रेम्स एज कॉग्निटिव प्रिजन्स। कहनेमान इसे कॉग्निटिव फ्रेमिंग ट्रैप कहते हैं, जहां परसेप्शन खुद रियलिटी को फिल्टर कर देता है। जब हम किसी आइडिया या आइडेंटिटी से इमोशनली अटैच हो जाते हैं तो हम सिर्फ वही देखते हैं जो उस फ्रेम में फिट हो, बाकी सब गलत लगता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई खुद को सेल्फ मेड मानता है तो वो हर मदद को इंटरफेरेंस समझेगा। अगर कोई खुद को विक्टिम मानता है तो हर कॉम्प्लीमेंट भी पिटी लगेगा। हमारा माइंड बायस से नहीं, फ्रेम से ऑपरेट करता है, और यही फ्रेम तय करता है कि कौन सी जानकारी दिखेगी और कौन सी गायब हो जाएगी। द कॉन्टेक्स्ट इफेक्ट। कहनेमान ने एक एक्सपेरिमेंट में दिखाया, लोगों को एक जॉब डिस्क्रिप्शन दी गई, एक बार लिखा गया जॉब रिक्वायर्स 60% सक्सेस रेट, दूसरी बार जॉब अलाउस 40% फेलियर रेट। जॉब वही थी, पर पहले फ्रेम में लोग मोटिवेटेड हुए, दूसरे में एंग्शियस। बस कॉन्टेक्स्ट बदलने से रियलिटी का इमोशनल वेट बदल गया। हमारी दुनिया इसी कॉन्टेक्स्ट से भरी है। मीडिया, एडवर्टाइजिंग, पॉलिटिक्स सब फ्रेम बनाते हैं। टैक्स रिलीफ सुनने में पॉजिटिव लगता है, पर टैक्स अवॉइडेंस वही चीज है, अलग शब्दों में।
कोलैटरल डैमेज असल में सिविलियन डेथ्स ही है, पर फ्रेमिंग उन्हें डाइजेस्टेबल बना देती है। कहनेमान कहते हैं, फ्रेमिंग डजंट हाइड द ट्रूथ, इट रिप्लेसेस इट विद समथिंग मोर कंफर्टेबल। सीइंग बियॉन्ड द फ्रेम। जो व्यक्ति अपने फ्रेम को पहचान लेता है वो पहली बार सच को देखना शुरू करता है। फ्रेम अवेयरनेस मतलब हर बार पॉज लेकर पूछना, क्या मैं फैक्ट देख रहा हूं या उसकी पैकेजिंग? क्या ये मेरा बिलीव बोल रहा है या मेरा बायस? कहनेमान कहते हैं, द माइंड इज अ स्टोरी टेलर दैट एडिट्स रियलिटी टू फिट इट्स नैरेटिव। यानी दिमाग सच्चाई को काट छांट कर वैसा बनाता है जैसा वो सुनना चाहता है। और यही कारण है कि सही सोचने के लिए पहले फ्रेम तोड़ना पड़ता है। दी लिबरेशन ऑफ पर्सपेक्टिव। जब आप फ्रेम के पार देखने लगते हैं तो आपकी सोच रिएक्टिव से रिफ्लेक्टिव बन जाती है। अब आप हर न्यूज पर उछलते नहीं, हर कमेंट से ट्रिगर नहीं होते, क्योंकि आप समझते हैं हर आवाज अपनी स्टोरी के फ्रेम में बोल रही है। आप ऑब्जर्वर बन जाते हैं और वही पहला कदम है मेंटल फ्रीडम का। कहनेमान कहते हैं, टू थिंक क्लियरली इज टू सी योर फ्रेम। और यही अध्याय हमें सिखाता है कि ऑब्जेक्टिविटी बाहर नहीं, अवेयरनेस के भीतर है। क्योंकि जब हम अपने ही विचारों को कॉन्टेक्स्ट में देखने लगते हैं तो सच्चाई पहली बार साफ दिखाई देती है। असली सबक। कहनेमान का 34वां सबक यही कहता है, रियलिटी नहीं बदलती, बस उसे देखने का फ्रेम बदलता है। और जिसने ये समझ लिया वो न आलोचना से टूटता है न तारीफ से बहकता है। वो जानता है हर परसेप्शन इनकम्प्लीट है, हर राय एक लेंस है और सच्चाई किसी एक माइंड की प्रॉपर्टी नहीं। तो अगली बार जब कोई कहे सच यही है तो मुस्कुराइए और सोचिए, शायद ये उसका फ्रेम है, सच नहीं, बस उसका कोण। क्योंकि असली बुद्धिमत्ता तब शुरू होती है जब हम अपनी सोच को भी सोचने लगते हैं। चैप्टर 2 सेल्व्स। जब हमारे भीतर 2 मैं रहते हैं। कभी सोचा है जब आप किसी यात्रा पर जाते हैं तो असली सुख उस पल में होता है या बाद में जब आप उसे याद करते हैं? कभी किसी दर्दनाक अनुभव के बीच में आपने खुद से कहा होगा, बस खत्म हो जाए, लेकिन बाद में वही याद नॉस्टैल्जिक और मीठी लगने लगी। डैनियल कहनेमान कहते हैं, हम एक नहीं 2 अलग अलग सेल्व्स हैं, एक जो अनुभव करता है और दूसरा जो याद रखता है। यही है एक्सपीरियंसिंग सेल्फ और रिमेंबरिंग सेल्फ। एक्सपीरियंसिंग सेल्फ वो जो अब में जीता है। ये सेल्फ समय के साथ बहता है, हर क्षण को महसूस करता है। स्वाद, दर्द, संगीत, हवा, डर, स्पर्श। ये वही सेल्फ है जो कहता है इस वक्त मैं खुश हूं या मैं दुखी हूं। एक्सपीरियंसिंग सेल्फ को सिर्फ अभी की परवाह है। उसे कहानी नहीं चाहिए, उसे मोमेंट चाहिए। पर अफसोस इसका कंट्रोल बहुत कम है, क्योंकि हर क्षण के बाद वो गायब हो जाता है। उसे रिप्लेस कर देता है अगला पल, अगला अनुभव। रिमेंबरिंग सेल्फ वो जो कहानी बनाता है। ये सेल्फ घटनाओं को नहीं, कथाओं को याद रखता है। वो हर अनुभव को एक नैरेटिव में पिरो देता है। कहां शुरू हुआ, कैसे खत्म हुआ और आखिर में उसने हमें कैसा महसूस करवाया। कहनेमान कहते हैं, वी डोंट चूज बिटवीन एक्सपीरियंसेस, वी चूज बिटवीन मेमोरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस। यानी जब आप डिसाइड करते हैं कि ये अच्छा था या बुरा, तो असल में आपका याद करने वाला सेल्फ फैसला करता है, न कि जीने वाला। द एक्सपेरिमेंट दैट शॉक्ड साइकोलॉजी। कहनेमान का एक प्रसिद्ध प्रयोग है द कोल्ड वाटर एक्सपेरिमेंट। उन्होंने लोगों से कहा कि वे हाथ बर्फ जैसे ठंडे पानी में डालें। पहले ट्रायल में 60 सेकंड्स तक 14 डिग्री सेल्सियस पानी में, दूसरे ट्रायल में 60 सेकंड्स तक वही पानी, फिर 30 सेकंड्स और लेकिन थोड़ा गर्म 15 डिग्री सेल्सियस। साफ है कि दूसरा ट्रायल ज्यादा लंबा और ज्यादा अनकंफर्टेबल था। लेकिन जब उनसे पूछा गया अगर तीसरी बार करना पड़े कौन सा चुनोगे, ज्यादातर लोगों ने दूसरा ट्रायल चुना, क्योंकि रिमेंबरिंग सेल्फ को आखिरी हिस्सा थोड़ा कम दर्दनाक याद था। यानी एंडिंग ने पूरे एक्सपीरियंस का मीनिंग बदल दिया।
कहनेमान इसे कहते हैं पीक एंड रूल। हम किसी भी अनुभव को उसके एवरेज से नहीं, बल्कि उसके पीक, सबसे इंटेंस मोमेंट और एंड से जज करते हैं। इसलिए वेकेशन का आखिरी दिन अच्छा हो तो हम कहते हैं सफर शानदार था, भले ही बीच में झगड़े हुए हों। और सर्जरी का आखिरी हिस्सा पेनफुल हो तो हम कहते हैं बहुत खराब था, भले ही 90% प्रोसेस स्मूथ रहा हो। द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ टू लाइव्स। एक्सपीरियंसिंग सेल्फ बस जीना चाहता है, रिमेंबरिंग सेल्फ चाहता है मीनिंग। पहला कहता है मुझे इस वक्त आराम चाहिए, दूसरा कहता है मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी कहानी जैसी लगे। और यही दोनों सेल्व्स हर इंसान के भीतर रोज टकराते हैं। कहनेमान कहते हैं हम खुशी को नहीं जीते, हम उसे रिकॉर्ड करते हैं। हम अपनी यादों के लिए जीते हैं, ना कि अपने क्षणों के लिए। इसीलिए हम वेकेशन पर मोबाइल उठाते हैं, क्योंकि हम मोमेंट नहीं, मेमोरी कैप्चर कर रहे होते हैं। हम डिनर का स्वाद नहीं लेते, हम उसका फोटो अपलोड करते हैं। एक्सपीरियंसिंग सेल्फ पीछे छूट जाता है और रिमेंबरिंग सेल्फ फ्यूचर ऑडियंस के लिए परफॉर्मेंस देता है। व्हाई इट मैटर्स। जब आप लाइफ डिसीजंस लेते हैं, करियर, मैरिज, सक्सेस, गोल्स, क्या आप वो चुन रहे हैं जो आपको अभी अच्छा लगेगा, या वो जो याद करने में अच्छा लगेगा? यही डिफरेंस आपका फ्यूचर तय करता है, क्योंकि एक्सपीरियंसिंग सेल्फ को पीस चाहिए और रिमेंबरिंग सेल्फ को प्राइड। एक कहता है आज आराम करो, दूसरा कहता है ताकि कल कह सको कि मैंने कुछ किया। संतुलन वही बनता है जहां दोनों एक दूसरे की जरूरत समझे। असली सबक। कहनेमान का 35वां सबक हमें सबसे गहरी सच्चाई सिखाता है। हम वो नहीं है जो जीते हैं, हम वो हैं जो याद रखते हैं। और इसलिए जीवन का मकसद केवल अनुभव नहीं, बल्कि जागरूकता है। कौन सा मैं इस वक्त फैसले ले रहा है? एक्सपीरियंसिंग सेल्फ जो शांत है, या रिमेंबरिंग सेल्फ जो वैलिडेशन चाहता है? जब आप इस सवाल को पहचान लेते हैं तो आप जीना और याद रखना दोनों सीख जाते हैं, क्योंकि तब हर पल सिर्फ गुजरता नहीं, वो आपको भीतर से बदलता भी है। तो अगली बार जब आप किसी खुशी को जी रहे हो, थोड़ा ठहरिए और कहिए लेट मी फील इट, नॉट फ्रेम इट। क्योंकि मेमोरी मिट सकती है, पर फेल्ट मोमेंट कभी नहीं। चैप्टर 36 लाइफ एज ए स्टोरी। जब जिंदगी एक अनुभव नहीं, एक कहानी बन जाती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अपने अतीत के बारे में सोचते हैं तो आप उसे क्षणों में नहीं, बल्कि कहानी में याद करते हैं? आप ये नहीं कहते कि मैंने 10 सालों में इतने अच्छे दिन जिए। आप कहते हैं मेरी जिंदगी एक सफर जैसी रही जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। डैनियल कहनेमान कहते हैं हमारा दिमाग आंकड़ों से नहीं, कहानियों से जीता है। हमारा लक्ष्य खुश रहना नहीं, बल्कि एक अच्छी कहानी जीना होता है। द नैरेटिव ट्रैप। कहनेमान बताते हैं लाइफ सैटिस्फैक्शन और मोमेंट टू मोमेंट हैप्पीनेस दो अलग अलग चीजें हैं। एक है आपका जीवन जैसा लगता है जब आप उसे याद करते हैं, और दूसरा है आपका जीवन जैसा लगता है जब आप उसे जी रहे होते हैं। पहला रिमेंबरिंग सेल्फ का डोमेन है, दूसरा एक्सपीरियंसिंग सेल्फ का। पर दिक्कत यह है कि दोनों का एजेंडा अलग है। एक्सपीरियंसिंग सेल्फ चाहता है आज अच्छा लगे, रिमेंबरिंग सेल्फ चाहता है कहानी शानदार लगे। इसलिए हम आराम छोड़कर स्ट्रगल चुनते हैं, हम कठिन रास्तों पर चलते हैं, क्योंकि हमारे भीतर का स्टोरी टेलर चाहता है कि ये सब बाद में मीनिंगफुल लगे। यही कारण है कि लोग कहते हैं काश वो दिनों को फिर से जी पाता, भले मुश्किल थे पर यादगार थे। हम डिस्कम्फर्ट भूल जाते हैं पर कहानी बचा लेते हैं, और यही कहानी हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। द स्टोरी टेलिंग माइंड। हमारा दिमाग हर अनुभव के बाद पूछता है इसका मतलब क्या था। अगर उसे मीनिंग नहीं मिलता तो वो खुद मीनिंग बना लेता है। कहनेमान कहते हैं द रिमेंबरिंग सेल्फ इज अ रिलेंटलेस एडिटर। वो जिंदगी को टाइमलाइन नहीं, प्लॉट लाइन में बदल देता है। हर इमोशन को चैप्टर बनाता है, हर ट्विस्ट को टर्निंग पॉइंट, और हर पेन को पर्पस। इसलिए लोग कहते हैं अगर वो नहीं होता
तो मैं आज यहां नहीं होता। भले ही वो अनुभव उस वक्त अनबियरेबल था, पर अब वही कैरेक्टर ग्रोथ लगने लगा। यानी हम सफरिंग को जस्टिफाई नहीं करते, हम उसे नैरेट करते हैं, और इस नरेशन से हमें कंट्रोल और मीनिंग दोनों मिलते हैं। द परस्यूट ऑफ अ गुड स्टोरी। कहनेमान कहते हैं, पीपल डोंट वॉन्ट टू बी हैप्पी, दे वॉन्ट टू हैव लिव्ड वेल। हम जिंदगी में ऐसे चॉइसेस लेते हैं जो याद रखने में अच्छे लगे, भले ही जीने में मुश्किल हो। हम एडवेंचर चुनते हैं कंफर्ट पर, क्योंकि कंफर्ट से कहानी नहीं बनती। हम रिस्क लेते हैं, क्योंकि रिस्क बिना टेंशन के चैप्टर अधूरा लगता है। हम सक्सेस की दौड़ में दौड़ते हैं, क्योंकि हमारी स्टोरी के एंड में अचीवमेंट अच्छा लगता है। पर आयरनी ये है, जब हम स्टोरी के लिए जीते हैं तो हम मोमेंट से दूर हो जाते हैं। हम सोचते हैं ये फ्यूचर में अच्छा लगेगा, और प्रेजेंट बस एक पैसेज बन जाता है। कहनेमान हमें याद दिलाते हैं, बिवेयर ऑफ द स्टोरी टेलर विद इन, ही कैन मेक यू सफर फॉर अ बेटर प्लॉट। लाइफ सैटिस्फैक्शन वर्सेस हैप्पीनेस। एक्सपीरियंसिंग हैप्पीनेस छोटा है पर सच्चा है, जैसे सुबह की धूप में कॉफी की चुस्की या किसी की जेन्युइन हंसी। लाइफ सैटिस्फैक्शन बड़ा है पर डिस्टेंट है, जैसे कोई कहे मैंने अपनी जिंदगी मीनिंगफुल जी। दिक्कत यह है कि हम अक्सर बाद वाले को चुनते हैं। हम स्ट्रगल को रोमांटिसाइज करते हैं, क्योंकि वो हमारी स्टोरी में डेप्थ देता है। लेकिन कभी कभी वो स्टोरी एक्सपीरियंसिंग सेल्फ की खुशी छीन लेती है। कहनेमान का मिरर क्वेश्चन। कहनेमान कहते हैं, अगर कोई आपकी जिंदगी फिल्म की तरह देखे तो क्या वो अच्छी कहानी होगी? और अगर आप उसे जी रहे हो तो क्या वो पीसफुल लगेगी? अगर दोनों के जवाब एक जैसे हैं तो आपने बैलेंस पा लिया है। अगर नहीं तो आप किसी और के देखने के लिए जी रहे हैं, अपने महसूस करने के लिए नहीं। असली सबक। कहनेमान का 36वां सबक कहता है, जिंदगी सुखों की गिनती नहीं, कहानियों की बुनाई है। हम वही याद रखते हैं जो मीनिंगफुल लगता है, ना कि जो कंफर्टेबल था। पर सच्ची बुद्धिमत्ता यह है कि कहानी मीनिंगफुल भी हो और मोमेंट आनंदमय भी। यानी जीना भी कहानी का हिस्सा है, सिर्फ याद रखना नहीं। तो अगली बार जब कोई पल आपको ऑर्डिनरी लगे, थोड़ा रुकिए और कहिए, शायद ये मेरी कहानी का सबसे शांत चैप्टर है। क्योंकि हर महान कहानी में एक पीसफुल सीन जरूर होता है, जहां न कोई क्लाइमैक्स होता है, न ट्विस्ट, बस जीवन का सरल सुंदर एहसास होता है। चैप्टर 37, थिंकिंग अबाउट लाइफ। जब हम भ्रम को समझ और संयोग को योजना समझ लेते हैं। कभी सोचा है क्यों हमें लगता है कि हम अपनी जिंदगी को समझते हैं? क्यों हम कहते हैं सब कुछ रीजन से होता है? डैनियल कहनेमान कहते हैं, हम समझते नहीं, बस समझने का इल्यूजन रखते हैं। हम सोचते हैं कि हम कंट्रोल में हैं, लेकिन सच्चाई यह है हम रैंडमनेस को पैटर्न और एक्सीडेंट को स्टोरी बना देते हैं। द इल्यूजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कहनेमान बताते हैं, ह्यूमन माइंड एबहॉर्स रैंडमनेस, यानी हमारा दिमाग अनिश्चितता को सह नहीं सकता। अगर कोई घटना अचानक होती है तो हम तुरंत उसका मीनिंग गढ़ लेते हैं। हम कहते हैं किस्मत, कर्मा या सही समय, क्योंकि हम केओस को कहानी में बदलना चाहते हैं। और जब हमें कारण नहीं मिलता तो हम खुद एक बना लेते हैं। किसी स्टार्टअप की सक्सेस को देखिए, हर मीडिया आर्टिकल कहेगा ये विजनरी फाउंडर था, उसने सही समय पर रिस्क लिया, उसकी टीम एक्सेप्शनल थी। पर सैकड़ों ऐसे फाउंडर्स भी थे जिन्होंने वही किया पर सफल नहीं हुए। फिर भी हम सक्सेस को स्टोरी बना देते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम समझ गए। कहनेमान इसे कहते हैं नैरेटिव फैलेसी, द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। जब कुछ अच्छा होता है हम कहते हैं मैंने सही प्लान किया। जब बुरा होता है हम कहते हैं सर्कमस्टेंसेस खराब थे। हम अपने अच्छे परिणामों को क्रेडिट देते हैं और बुरे को चांस या फेट, क्योंकि हमारे ईगो को यह स्वीकार करना मुश्किल लगता है कि कंट्रोल अक्सर बस एक एहसास है, हकीकत नहीं। कहनेमान कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस इज द इंजन ऑफ इल्यूजन। हम सोचते हैं कि हमें आउटकम्स पर कंट्रोल है, जबकि असल में
हम सिर्फ इनपुट्स पर कंट्रोल रखते हैं। हम तय कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे, पर यह नहीं कि क्या होगा। फिर भी हर सफलता के बाद हम कहते हैं मैंने ये हासिल किया, और हर असफलता के बाद मुझसे गलती हो गई। जबकि सच्चाई ये है, कभी कभी दोनों में हमारा हाथ ही नहीं होता। द रैंडमनेस वी कांट सी, कहनेमान ने इसे द हेलो इफेक्ट कहा। जब किसी की एक सफलता देखकर हम मान लेते हैं कि उसकी हर बात सही है, क्योंकि हम आउटकम देखकर रीजनिंग पीछे जोड़ देते हैं। जैसे अगर कोई कंपनी ग्रो कर गई तो हम कहते हैं उसकी लीडरशिप विजनरी थी, पर अगर वही कंपनी गिर जाए तो हम कहते हैं लीडरशिप एरोगेंट थी। कहानी बस रिजल्ट के हिसाब से बदल जाती है। हम समझने की कोशिश नहीं करते, हम बस कंसिस्टेंट दिखना चाहते हैं। Why we cling to the illusion? क्योंकि नियंत्रण का भ्रम हमें सुरक्षित महसूस कराता है। अगर हम मान ले कि सब रैंडम है तो जिंदगी डरावनी लगती है। इसलिए हम कहते हैं मेहनत का फल जरूर मिलता है, भले ही स्टैटिस्टिकल ट्रूथ कुछ और कहे। हम कहते हैं मैं अपनी डेस्टिनी खुद बनाता हूं, क्योंकि रैंडमनेस से पीस नहीं मिलता। कहनेमान कहते हैं टू स्टे सेन we must believe the world makes sense even when it doesn't. The cost of overconfidence. Overconfidence हमें कंफर्ट देता है, पर साथ ही हमें ब्लाइंड भी कर देता है। हम बार बार वही गलतियां दोहराते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं इस बार मैं अलग करूंगा। हम फेलियर से नहीं, अपने इल्यूशन से नहीं सीखते, और यही कारण है कि इंटेलिजेंट लोग भी इरैशनल डिसीजंस लेते हैं। कहनेमान का संदेश साफ है, द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल टू लर्निंग इज बिलीविंग यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड। जो व्यक्ति मान लेता है कि वो सब जानता है, वो सुनना बंद कर देता है, और जब आप सुनना बंद कर देते हैं तो जिंदगी आपको चुपचाप पीछे छोड़ देती है। असली सबक, कहनेमान का 37वां सबक कहता है, जिंदगी समझने की चीज नहीं, ऑब्जर्व करने की चीज है। जो कुछ भी घट रहा है, हर सफलता, हर गलती, हर सुख दुख, उसमें कहानी ढूंढना छोड़िए, उसका पैटर्न महसूस कीजिए। क्योंकि समझ का भ्रम शांति देता है, पर अवेयरनेस आजादी देती है। तो अगली बार जब कोई कहे मैं जानता हूं क्यों ऐसा हुआ, या मेरे कंट्रोल में सब है, थोड़ा मुस्कुराइए और सोचिए, शायद ये सर्टेनिटी नहीं, कंफर्ट है। क्योंकि सच्चा बुद्धिमान वही है जो अनिश्चितता में भी सहज रह सके, और रैंडमनेस में भी मीनिंग न ढूंढे, बल्कि उसे देख सके शांत, स्पष्ट, जागरूक। चैप्टर 38 लेसन्स। जब अंत में समझ आता है कि सोच ही सब कुछ है। एक लंबी यात्रा के बाद जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि असली रास्ता बाहर नहीं, भीतर था। डैनियल कहनेमान की किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो उसी भीतर के सफर की कहानी है, जहां उन्होंने हमें दिखाया कि हम कैसे सोचते हैं और क्यों वही सोच हमारी जिंदगी, फैसलों और खुशियों की दिशा तय करती है। 2 सिस्टम, एक इंसान। कहानी शुरू हुई 2 किरदारों से, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। एक तेज, सहज, भावनात्मक, दूसरा धीमा, तर्कशील और विचारशील। पहला हमें तुरंत प्रतिक्रिया देता है, दूसरा हमें ठहर कर समझने की क्षमता देता है। कहनेमान कहते हैं हम सिस्टम 1 से सोचते हैं, पर हमें लगता है हम सिस्टम 2 से सोच रहे हैं। यानी हम अक्सर इंस्टिंक्ट से फैसले लेते हैं, पर उन्हें रीजन के नाम पर जस्टिफाई करते हैं। यहीं से शुरू होती है मानव बुद्धि की सबसे बड़ी विडंबना। हम खुद को तर्क संगत समझते हैं, पर हमारी ज्यादातर सोच बायस की भूल भुलैया में भटकती है। हमारे भीतर के भ्रम। इस यात्रा में कहनेमान ने दर्जनों कॉग्निटिव बियासेस दिखाए। एंकरिंग, अवेलेबिलिटी, लॉस अवर्जन, ओवर कॉन्फिडेंस, फ्रेमिंग। हर बायस हमारी परसेप्शन को थोड़ा मोड़ देता है, इतना कि हम सच को नहीं, उसका एडिटेड वर्जन देखने लगते हैं। हम रेयर घटनाओं को जरूरत से ज्यादा महत्व देते हैं, नेगेटिव घटनाओं को कई गुना ज्यादा महसूस करते हैं, और हर बार ये मान लेते हैं कि इस बार मेरा दिमाग मुझसे गलती नहीं करेगा। पर कहनेमान कहते हैं टू बी ह्यूमन इज टू बी प्रेडिक्टेबली इरैशनल।
यानी गलती हमारी कमजोरी नहीं, हमारी प्रकृति है। ज्ञान का असली उद्देश्य, कहनेमान हमें ये नहीं सिखाते कि बायस को मिटा दो, वो कहते हैं उसे पहचानो, क्योंकि अवेयरनेस करेक्शन से ज्यादा शक्तिशाली होती है। आप बायस को खत्म नहीं कर सकते, पर आप उसे नोटिस कर सकते हैं, और वही नोटिसिंग आपको बेहतर इंसान बनाती है। वो कहते हैं नोइंग योर इल्यूजन डजंट फ्री यू फ्रॉम इट, बट इट मेक्स यू हम्बल। और यही विनम्रता बुद्धिमत्ता की जड़ है। डिसीजन वर्सेस जजमेंट, कहनेमान हमें दिखाते हैं कि डिसीजंस और जजमेंट्स एक नहीं है। जजमेंट परसेप्शन से आता है, डिसीजन इंटेंशन से। जजमेंट कहता है ये सही लगता है, डिसीजन कहता है ये सही होगा। और जब दोनों के बीच तालमेल बनता है, तभी इंसान अपने जीवन की दिशा पाता है। द मोरल ऑफ थिंकिंग, आखिर में कहनेमान हमें वही लौटा कर ले जाते हैं जहां से सब शुरू हुआ था। हमारा दिमाग हमारी दुनिया का सबसे जटिल, सुंदर और विरोधाभासी यंत्र। वो कहते हैं हम सोचते हैं कि हम दुनिया को समझते हैं, पर सच तो यह है कि हम बस अपनी सोच को जी रहे होते हैं। हमारी हर खुशी, हर डर, हर महत्वाकांक्षा सिस्टम 1 और सिस्टम 2 की साझी रचना है। एक हमें सपने दिखाता है, दूसरा हमें जागना सिखाता है। एक तेजी से फैसले लेता है, दूसरा धीमी आवाज में कहता है रुको, दोबारा सोचो। और जब ये दोनों मिलते हैं तो इंसान रिएक्ट करना छोड़कर रियलाइज करना सीखता है। यही इस किताब का सबसे बड़ा वरदान है, सोच को समझने की कला। कहनेमान हमें ये नहीं सिखाते कि गलतियां मत करो, वो सिखाते हैं गलती करते वक्त खुद को देखो, क्योंकि अवेयरनेस ही मैच्योरिटी है, और मैच्योरिटी ही फ्रीडम। जो व्यक्ति अपनी सोच को देख सकता है, वो किसी भी इल्यूजन से हार नहीं मानता, ना फ्रेमिंग से, ना बायस से, ना इमोशन से। तो जब अगली बार आपका माइंड किसी चीज पर जल्दबाजी से वर्डिक्ट दे, थोड़ा मुस्कुराइए और कहिए थैंक यू सिस्टम 1। अब सिस्टम 2 को भी बोलने दो, क्योंकि बुद्धिमत्ता का असली स्वर वही है जो बोलने से पहले सुनता है। ये थी डैनियल कहनेमान की थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, एक ऐसी किताब जो पढ़ने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए लिखी गई थी। अगर इस पूरी यात्रा ने आपकी सोच को थोड़ा भी धीमा, थोड़ा भी गहरा बनाया है, तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कौन सा चैप्टर ने आपकी सोच को सबसे ज्यादा बदला। और चैनल ऑडियो बुक 177 को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहां हर किताब एक आईना है और हर आवाज एक नई दृष्टि। सोचिए, समझिए और फिर मुस्कुराइए, क्योंकि अंत में सोच ही सब कुछ है।